बच्चे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं वो भी ध्यान से देखिएगा कि जहाँ से हमने कल छोड़ा था आज वहीं से हम राजस्थानी शैली को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बीकानेर शैली रहने वाला है। देखिए इससे पूर्व हमने कल राजस्थानी शैली का इतिहास क्या था, उसके किस प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र में उसे बांटा गया था, 4 भागों में किस प्रकार से बांटा था, कौन कौन सी क्या चीजें थी, हमने कल उसको विस्तार पूर्वक से देखा था। आज जो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, आज हम देखेंगे, कल हमने जैसे जोधपुर पढ़ा था, उदयपुर पढ़ा था, वो तमाम चीजें पढ़ी थी। तो आज का जो हमने कल ये भी पढ़ा था, किशनगढ़ शैली को भी हमने इसमें पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बीकानेर शैली पे रहने वाला है। बीकानेर शैली क्या है, बीकानेर शैली से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर। देखिए हम जब बीकानेर शैली के बारे में बात करते हैं तो आपको स्पष्ट तौर पर याद होना चाहिए, जो इस शैली में जब हम बात करते हैं, बीकानेर शैली की अगर हम बात करते हैं तो विशेषकर तो इस शैली में पंजाबी और मुगल और साथ ही आपकी दिक्कनी चित्र शैली का कहीं ना कहीं हमें प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए कभी क्वेश्चन क्या बनेगा आपको कि इस शैली में, कौन सी, बीकानेर शैली में, इस शैली में अगर हम कहें किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मुगल शैली का, साथ ही पंजाबी शैली का, देखिए पंजाबी शैली का है, और साथ ही अगर मैं बात कहूं आपकी दिक्कनी शैली, जो दिक्कनी शैली, इन शैलियों का कहीं ना कहीं हमें जो प्रभाव देखने को मिलता है वो आपकी बीकानेर शैली में हमें स्पष्ट रूप में इस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और इस शैली का अगर हम प्रारंभिक विकास की बात करें तो किसके समय में इस शैली का विकास हुआ था। देखिए विकास की बात है, इस विकास की अगर हम बात करें तो ये जो बीकानेर शैली का जो विकास हुआ वो आपके राय सिंह राठौर के समय, राय सिंह राठौर के समय में हुआ था, ठीक है। ये राय सिंह राठौर के समय में इसका विकास हुआ, प्रारंभिक विकास की दौर की हम बात करते हैं। और इसी समय में अब हम बीकानेर शैली की बात करें तो इस समय में सबसे जो प्राचीन जो ग्रंथ की अगर हम बात करें, जो सबसे प्राचीन जो चित्र इसमें बना था, देखिए कभी क्वेश्चन बनता है कि बीकानेर शैली में सबसे प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन चित्र की अगर बात करते हैं, प्राचीन चित्र कौन सा बना, कुछ पता है, आरती बताइए, कोई बताए, भागवत पुराण। देखिए बीकानेर शैली में जो सबसे प्राचीन जो चित्र बना था, आपको याद रखिएगा, वो सबसे प्राचीन चित्र आपको कौन सा था, आपका भागवत पुराण, ये सबसे प्राचीन चित्र इसमें बना था। और देखिए बीकानेर शैली का जो श्रेय किसको जाता है, कभी क्वेश्चन बनता है। देखिए बीकानेर शैली का जो श्रेय की अगर बात करते हैं, श्रेय किसको जाता है, तो आपको पता है किसको जाता है, कोई बताएगा, अमित आप बताओ। है ये जो बीकानेर शैली का जो श्रेय जाता है आपके जो उदय, जो इसका जो उदय हुआ था उसका जो श्रेय जाता है, जो वहां पर उस्ताद थे, उस समय के उस्तादों वो हुआ करते थे, उस्तादों को उस समय क्या इसका श्रेय दिया जाता था बीकानेर शैली का। और हम देखें, अगर हम कालांतर में देखें, अगर समय के अंतराल को देखें तो इस समय में जो उस्तादों की हम जो बात करते हैं तो उनको उस्ताद कहा जाता था। उस्तादों को एक शब्द आता है, इसका जो विकास का जो श्रेय जाता है उस्तादों को जाता था, फिर बाद में उस्ता करके एक नाम आता है, उसको उस नाम से हम इसको जाने लगे। और इस शैली का जन्म भी जो अगर हम कहें, बीकानेर शैली का भी जो जन्म है उस्ताओं के माध्यम से ही आपको हुआ था। ये उस्ताओं को इसका जन्म का श्रेय जाता है, याद रखिएगा। पहले लिखिएगा आधा सौ ता, उस्ता करके जो ये शब्द बनता है, इनको इसका क्या जाता है, श्रेय जाता है, याद रखिएगा, किसका, आपका बीकानेर शैली का। अब बीकानेर शैली की कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं बता दूं। इस समय क्या था, ऊंट की खाल पर की जाने वाली जो चित्रकारी थी, देखिए ये बीकानेर शैली में ही जो ऊंट था ना, ऊंट की खाल, जो खाल होती है, उस पर क्या किया था, चित्रांकन इसी समय में किया जाता था। ये जो चित्रांकन या कहें जो चित्रकारी की जाती थी, वो चित्रकारी किसके द्वारा की जाती, ये
जो मैंने कहा उस्ताओं के द्वारा इसमें चित्रकारी की जाती थी। जो ऊंट होता था बीकानेर शैली में, ऊंट की खालों पर क्या की जाती, चित्रकारी की जाती थी। उस्ता कला उसे कहा जाता था। देखिए कभी क्वेश्चन बना जाएगा, क्या बनेगा क्वेश्चन कि ये भी ध्यान में रखिएगा कि भैया किस शैली के अंतर्गत ऊंट की खाल में चित्रकारी की जाती थी। वो जो शैली और कोई नहीं है, आपकी बीकानेर शैली है और बीकानेर शैली ये है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी किस कला को कहा जाता है। तो उस्ता, जो एक शब्द मैंने कहा था उस्ता कला, यहाँ पर लिख लीजिए उस्ता कला को, ये इसका सही जाता है, ऊंट की खाल में इसमें किया जाता है। और यहाँ पर एक महाराज हुए थे, उन महाराज का नाम मगर अनूप सिंह करके जो महाराज थे, राजा थे, ठीक है, अनूप सिंह करके वो राजा हुआ करते थे, वहां पर राजा हुए थे। तो इनके काल में बीकानेर शैली का क्या हुआ था, शारीरिक रूप में विकास होता है। देखिए जो अनूप सिंह जो राजा थे, इनके शासन काल में जो बीकानेर की चित्रकला, अगर हम कहें चित्रकला का सबसे अधिक विकास या कहें उन्नति हुई थी। अधिक विकास या उन्नति इसी के समय में हुई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन भी हम इसके साथ साथ बनाते हुए चलते हैं कि बीकानेर शैली के अंतर्गत किस शैली का सारथी रूप में विकास हुआ था, या किस राजा के काल में ये विकास हुआ था। वो राजा कोई और नहीं, राजा अनूप सिंह के समय में बीकानेर शैली का सारथी रूप में विकास होता, ठीक है। अब राजस्थानी शैली में अगर बीकानेर की अगर बात करें, बीकानेर एक ऐसी मात्र चित्रकारी इसमें मानी जाती थी, एक मात्र ऐसी चित्र शैली ये मानी जाती थी जिसमें चित्रकार चित्रों के नीचे क्या किया जाता है, अपने हस्ताक्षर और साथ ही अपने जो तिथि को अंकित करते। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको YouTube के माध्यम से जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो इस चीज को नोट डाउन करते हुए चलिए कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थानी शैली की ऐसी कौन सी शैली है जिसमें चित्रकार अपने चित्रों में अपने हस्ताक्षर साथ ही उसमें तिथि का अंकन ये किया करते थे। वो राजस्थानी शैली की और कोई शैली नहीं है, वो आपकी बीकानेर शैली है। बीकानेर शैली में क्या कहता है, जो चित्रकार होता था, चित्रकार क्या करता था, जो उसके चित्रण या आपके हम पेंटिंग कहते हैं, ठीक है, वो पेंटिंग में हस्ताक्षर या तिथि या दिनांक को ये क्या कहता था, अंकित ये इनके द्वारा किया जाता था। याद रखिएगा वो कौन सी शैली है, आपकी बीकानेर शैली में इस चीज को अंकन इसके किया जाता था। और जो पेंटिंग बनती थी, पेंटिंग के जस्ट नीचे क्या किया जाता था, उसमें हस्ताक्षर किए जाते थे। देखिए इसी शैली की अगर बात हो, इस शैली के अंतर्गत अगर मैं कहूँ, जो महाराजा रहे राय सिंह करके एक महाराजा फिर रहे, महाराजा राय सिंह एक नाम है, याद रख लीजिए, महाराजा राय सिंह है। इनके समय में एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ था, वो प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है। देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीकानेर शैली में जो राय सिंह जो राजा था, इसके समय में एक प्रसिद्ध जो चित्रकार रहा, उस चित्रकार का नाम बताइए, पूछा जाता है। तो उस चित्रकार का नाम जो था हामिद करके उनका नाम था, कुरुंदुनीन। हाँ क्या था, हामिद क्या कहा आपने, रुकनुद्दीन, सॉरी, हाँ, जो राजा था राय सिंह था, हामिद रुकनुद्दीन इसके समय में सबसे प्रसिद्ध ये चित्रकार रहा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हामिद रुकनुद्दीन किसके समय का ये चित्रकार रहा, किस शैली का चित्रकार रहा, जो बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध ये चित्रकार रहा, तो आपको पता होना चाहिए ये कोई और नहीं, ये बीकानेर शैली का ये रहा। और साथ ही इसके किस राजा के संरक्षण में रहा, किस राजा के अंतर्गत इसने ये प्रसिद्धि थी या कहें ये ख्याति प्राप्त करी, तो वो कोई और नहीं, राजा राय सिंह के समय में इसने क्या की थी, अपनी प्रसिद्धि ये प्राप्त की थी। और ये बहुत प्रसिद्ध ये चित्रकार ये रहा, माना जाता है कि शैली का, आपके बीकानेर शैली का ये चित्रकार माना जाता है। देखिए बीकानेर शैली में ही अगर हम बात करें, तो इस शैली का अगर हम प्रयोग की बात करें, तो आला गिरा
कारीगरी एक नाम आता है, ठीक है। इस शैली का जो प्रयोग हुआ था आला गिरा और कारीगरी नम दीवार पर इसका क्या किया था, ये जो इसका जो चित्रांकन किया जाता था वो आपके नम दीवार पर क्या करता था, जो चूने के माध्यम से इसमें क्या किया जाता था, भित्त का जो भित्त चित्रण किया जाता था। आलागिरी कारीगरी इसको कहा जाता था। कि कहने का मतलब है कि जो भीतर किया गया जो चित्रांकन किया होता था, आलागिरी का मतलब ये होता है जो दीवारों पर नम दीवारों पर किया गया चूने के माध्यम से जो चित्रांकन किया जाता है उसको आलागिरी कारीगिरी उसे कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन भी आपके मैं साथ साथ इसको रिपीट करते हुए जा रहा हूं कि आलागिरी कारीगिरी ये किस शैली के अंतर्गत आती है। ये आपकी बीकानेर शैली के अंतर्गत आती है। और ये जो चित्रण किया जाता है, जो आलागिरी जो चित्रांकन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, किस माध्यम में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो नम दीवार होती है, जो गीली भित्ति होती है, उनमें चूने के माध्यम से इसमें भित्ति चित्रांकन इसमें किया जाता है। आपको पता है कि भित्ति चित्रांकन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। आपको ये ज्ञात होगा कि जो अजंता शैली की अगर हम बात करते हैं, जो भारत की प्रागैतिहासिक जो अगर हम कहें जहाँ से हमें चित्रकलाओं का ज्ञान होता है भारत में, ठीक है, समुच्चय विश्व में जिस प्रकार से अजंता ने अपने छाप छोड़ी, तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ फेरस्को वुमन जो ये शैली है या टेम्परा की अगर बात करूं, जो भित्ति चित्र हमें जो देखने को मिले, जो शानदार बहुत ही जो 275 से 700 ईसा पूर्व के मध्य जो चित्रांकन हुआ था, तो आज भी वो हूबहू कहीं ना कहीं वो सुरक्षित है। तो इसी हम क्या कहते हैं, अंदर किया गया जो भीतर किया जाने वाला चित्रांकन को भीतर चित्र किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, आलागिरी जो कारीगरी हमने जो बात करी, तो इसमें किया जाता था जो नमी से भरी हुई जो दीवार होती थी, नम दीवारों पर इसमें क्या गया, दीवारों पर किया गया चूने के माध्यम से चित्रांकन को आलागिरी चित्रांकन कहा जाता है। और इस काल में की अगर बात करूं तो जो ये जो काल रहा, जिस काल में से किया जाता था, उस समय मुगल सम्राट जो रहा, ठीक है, मुगल सम्राट की अगर हम बात करते हैं तो अकबर के काल में इसमें इटली से इस विधि को लाया गया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आलागिरी जो जो कला है, जो शैली है, वो कहाँ से इसको लाया गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो आपको पता है इटली से इसको लाया गया। और किसके शासनकाल में लाया गया, तो आपको ये भी स्पष्ट तौर पे पता होना चाहिए, ये अकबर काल में इस चीज को लाया गया। और देखिए एक चीज और स्पष्ट कर दूं, जो कास्ट चित्रांकन होता है तो उसमें उस्ता कला को भी किया जाता है। याद रखिएगा, कास्ट कला के अंतर्गत जो बीकानेर शैली की जो उस्ता कला है, तो उसको भी कहीं न कहीं इसके अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा, इतना समझ में आ गया है आरती? जी सर। अमित आ रहा है समझ में? जी सर। अन्य चित्रकारों की बात करते हैं, किसकी, जो बीकानेर शैली के जो अन्य चित्रकार हैं, उन चित्रकारों की भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसमें एक मुन्ना लाल एक था, मस्त लाल एक, देखिए मुन्ना लाल, साथ ही मस्त लाल, ये क्या थे, ये इस शैली के क्या थे, प्रमुख चित्रकारों की श्रेणी में इनको रखा जाता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया जो बीकानेर है, बीकानेर की चित्रकला की विशेषताएं, अब इसकी विशेषताएं अगर हम बताएं तो इसकी विशेषताएं क्या है, इस शैली की विशेषताएं, तो इस शैली की अगर हम बात करें तो इस शैली में लाल, बैगनी और स्लेटी रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, इस शैली में जैसे लाल हो गया, बैगनी व स्लेटी रंगों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लाल और बैगनी और स्लेटी रंग का प्रयोग किस शैली में किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए बीकानेर शैली के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बताइए। ठीक है, अब देखिए इस शैली में, देखिए अब इसी शैली में पहाड़ हो गया, रेत हो गए, और साथ ही अगर मैं कहूं जो फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनका भी इसमें क्या किया गया, चित्रण, फूल पत्तियों का चित्रण
इसी शैली के अंतर्गत किया गया है। किस शैली में? आपके बीकानेर शैली में। आपके यहाँ पर जैसे फूल हो गया और फल फूल के चित्रांकन इसमें देखने को मिलते हैं, साथ ही टीलों का चित्रांकन इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो अन्य चीजें, तो बीकानेर शैली की अगर मैं उप शैली की अगर हम बात करें, जैसे इसमें बीकानेर शैली को अन्य बीकानेर शैली होगी और साथ ही शेखावटी जो शैली के जो चित्रकार थे उन चित्रकारों में जैसे नाम हो गया। देखिए दो शैलियों में इसमें बीकानेर शैली की ही उप शैली की अगर शेखावटी, देखिए शेखावटी शैली, ठीक है, शेखावटी शैली हो गया आपकी। और साथ ही आपके बीकानेर शैली की अगर हम बात करें, बीकानेर शैली, ये जो ये शैली, ये दो शैलियों की अगर हम बात करें तो इन दो शैलियों में नाम प्लस आपकी तिथि को अंकन करने की परंपरा यहाँ से प्रारंभ हुई। जो पेंटिंग इत्यादि बनती थी तो उसमें इन चीजों का क्या किया गया था? अंकन किया गया था। याद रखिएगा। इतना समझ में आ गया? बताइए, सभी के समझ में आ रहा है? देखिए अब देखिए दूसरा है अजमेर, अजमेर शैली, ठीक है। अजमेर शैली, अजमेर शैली क्या है? अजमेर शैली की अगर हम बात करते हैं तो अजमेर शैली की अगर बात हो तो इसमें सभी रंगों का क्या गया? संयोजन इसमें किया गया। अजमेर शैली में जितने भी, यहाँ पर लिख देता हूं, सभी रंगों का संयोजन। कभी क्वेश्चन बनता है कि सभी रंगों का संयोजन किस शैली के अंतर्गत मिलता है राजस्थानी में, तो आपको बता दें जो अजमेर की जो शैली है उसमें सभी रंगों का संयोजन आपको देखने को मिलता है। और देखिए अजमेर शैली में ही एक बहुत अधिक प्रसिद्ध एक महिला चित्रकार रही। दो महिला चित्रकार का नाम कोई जानता है? महिला चित्रकार बताइए। ये अमित बताओ। अमित जी, अजमेर शैली की एक महिला चित्रकार रही है, उस चित्रकार का नाम बताइए। बताइए। वो जो चित्र बनाती थी, देखिए आपको मैं स्पष्ट से करा दूं, अजमेर शैली की जो इस शैली में जो प्रमुख जो चित्रकार रही, जो ये कहें जो महिला चित्रकार रही, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ये चित्रकार रही। उस चित्रकार का नाम आज साहिबा, उसका चित्रकार, उस महिला का नाम था साहिबा। नाम नोट डाउन करते हुए चलिएगा, साहिबा उस चित्रकार का नाम था। और ये अजमेर शैली की प्रसिद्ध चित्रकार रही। और साथ ही अगर मैं कहूँ तो ये चितेरी करके एक शब्द है, चितेरी की ये प्रसिद्ध चित्रकार रही, चितेरी, ठीक है, याद रखिएगा। चितेरी की क्या रही? प्रसिद्ध चित्रकार रही। और इसी शैली की अगर हम बात करें अजमेर शैली की, तो इस शैली का जो प्रमुख चित्र रहा वो आपके चांद और साथ ही आपके जो पापू जी एक राजा हुए थे, याद है मुझे थोड़ा सा उसको इतना स्मरण आ रहा है कि जो अजमेर शैली की जो चित्र शैली की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें इस शैली का एक प्रमुख चित्र रहा जिसे हम चांद और साथ ही चांद द्वारा एक अंकित किया गया था। जो एक राजा बाबू जी एक वो हुए थे और जो ये चित्र बनाया गया था, देखिए चांद का चित्र अंकित जो किया गया था पापू जी द्वारा, इसको चित्रांकन किया गया था। ये किस वर्ष से इसको चित्रांकन किया गया था? कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। ये किया गया था 1698 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अब ये जो राजा कौन था? राजा बाबू जी करके नाम था। तो उसके समय में जो ये चित्र बना था, के जो चित्र का नाम मैंने आपको बता दिया है कि चंदा, वो चंदा ये चित्र बना था आपके 1698 में ये चित्र बनाया गया था। और अजमेर शैली की चित्रकला की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर जो साहिबा नामक जो महिला चित्रकार की मैंने जो बात करी थी,
ये इसका नाम हमें सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है, और ये इस समय की बहुत प्रसिद्ध चित्रकार रही। और अजमेर शैली की अगर हम कुछ अन्य चित्रकारों की बारे में बात करें जो अपने विशिष्ट स्थान जो रखते हैं, कुछ अन्य प्रमुख जो चित्रकार हैं, आपने नाम सुना है तैयब मेहता का नाम सुना होगा, राय सिंह का नाम सुना होगा, चांद का नाम सुना होगा, नवल का हो गया, लाल जी, और साथ ही आपके मैं कहूँ नारायण भट्टी हो गया। और महिला चित्रकार जो एकमात्र जो महिला चित्रकार रही वो आपकी साहिबा वो चित्रकार रही, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रही। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बताइए, अगर सुरेश जी अगर आपके मुखमंडल से अगर थोड़ा सा आवाज निकलती है तो कृपया करके आवाज बोल दीजिए, अगर नहीं आती तो मैसेज करके ही बोल दीजिए। तो यहाँ पर एकदम मूर्खों की तरह मत खड़े रहिए, अंधी लेफ्ट हो जाएगी। देखिए जैन शैली की अगर मैं बात करूं तो सॉरी जैसल, हमने अभी कौन सी पढ़ी थी? अजमेर शैली की, हाँ अजमेर पढ़ी थी। अजमेर की बात अगर मैं बात करूं तो दूसरी आती है इसके अंतर्गत, इसकी जो उपशैली, ये हम इसकी जो उपशैलियों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये आती है जैसलमेर। जैसलमेर आपने नाम सुना है? बताइए, अरे बताओ। गए हो? जैसलमेर शैली। ठीक है, जैसलमेर शैली की हम बात करें तो जैसलमेर शैली की अगर हम बात करें, मोटा मोटा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस शैली का अगर मैं चित्रों की बात करूं, इस शैली की जो चित्रकला रही वो जो अन्य जो जितनी भी शैलियां रही ना, वो किसी भी अगर मैं कहूँ किसी भी शैली का प्रभाव हमें जैसलमेर की शैली में देखने को मिलेगा। इसका अपना ही अस्तित्व था, इस शैली में किसी भी अन्य शैली का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन क्या बनता है, राजस्थानी शैली की ऐसी कौन सी शैली है जिसमें अन्य शैलियों का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है? तो वो कोई और नहीं जैसलमेर की शैली है जिसमें किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। और इस शैली की अगर मैं बात कहूँ तो इस शैली में रंगों को अधिकता से हम देखने को मिलता है, इसमें हम अधिक रंगों को देखने को हमें मिलते हैं। किसी शैली में हमने बात करी कि भैया बीकानेर शैली की हमने जैसे बात करी कि भैया इसमें जो रंगों की बात करी थी, मैंने कहा कि लाल, बैगनी और स्लेटी रंग का इसमें प्रयोग किया गया था बीकानेर शैली में। और देखिए इस शैली की अगर हम बात करें तो इस शैली में जो रंग थे वो रंगों में हमें अधिकता देखने को इसमें मिल जाती है। और इस शैली का अगर मैं प्रारंभिक विकास के दौर की अगर बात करूं दोस्तों, तो वो आपके हर राय करके एक राजा थे, हर राय भट्टी के काल में इस शैली का क्या हुआ, उदय हुआ। प्रारंभिक काल ये रहा जो हम कह रहे हैं कि जैसलमेर की जो शैली की हम बात करें तो इसका जो प्रारंभिक काल था, हाय राय करके हर राय वो भाटी वो नाम था उनका, तो उनके शासनकाल में हुआ। और मूल उसके बाद जब इसका द्वितीय शासक रहा, इसके बाद जब ये प्रथम रहा, उसके बाद द्वितीय जो इसके बाद जो शासक रहा वो मूल राज करके मूल राज, हाँ उसका नाम मूल राज था। वो द्वितीय के शासनकाल में जैसलमेर की जो चित्रकला थी वो अपने स्वर्ण काल में रही। अब कभी क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो मूल राज, देखिए मैं जो इसको लिख रहा हूं इसको भी आप नोट कर दीजिए कि मूल राज द्वितीय, याद रखिए मूल राज द्वितीय के समय में जो आपकी मैंने कहा कि जो जैसलमेर की जो चित्रकला थी, ठीक है, चित्रकला वो अपने क्या थी, अपने स्वर्ण काल को ये प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये स्वर्ण काल को क्या हुई थी, आपकी ये जो चित्रकला थी ये स्वर्ण काल को प्राप्त हुई थी। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि भैया कि जैसलमेर की जो शैली है उस शैली को स्वर्ण काल की संज्ञा किस राजा के शासनकाल में दी गई थी? तो वो जो मूल राज जो द्वितीय जो शासक था उसके शासनकाल में जो जैसलमेर की जो शैली थी उसको स्वर्ण काल की संज्ञा यहाँ पर दी गई थी, इसको स्वर्ण काल की संज्ञा माना जाता है। और दूसरी बात, ठीक है, इस शैली में जैसे मैंने कहा, देखिए मूमल करके एक शब्द आता है, मूमल, ठीक है, मूमल का चित्रांकन किस शैली में हुआ? मूमल का चित्रण, याद रखो मूमल का जो चित्रण की बात कर रहा हूं
कभी क्वेश्चन बनेगा कि किस शैली में मूमल का चित्रण का जो चित्रण था सबसे अधिक हुआ था, तो वो आपके किस शैली में हुआ था, आपके जैसलमेर शैली में इसका स्वराधि रूप में अंकन हुआ था। मूमल शैली का स्वराधि रूप में क्या हुआ था, चित्रांकन इसमें किया गया था। और मूमल जो लौदवा लौदवा करके शब्द आता है, लौदवा कि ये जो एक लौदवा जो मैंने कहा, ये देखिए ये प्रांत है या कहीं प्रांत है या ये शासन, ये शासक ये रहा है या राज्य भी इसे कह सकते हो, ये राज्य रहा। कौन सा, मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूं, लौदवा की राजकुमारी रही, राजकुमारी, ठीक है, राजकुमारी, ठीक है, लौदवा की जो राजकुमारी थी उसने इस समय में क्या था, मूमल चित्रण इसके समय में स्वराधि रूप में किया गया था। ठीक है, इधर समझ में आ गया? आरती, ठीक है, ये इस पर से हो गया होगा। ठीक है, एक चीज और बता रहा हूं, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, शायद आप लोगों ने देखी ना देखी, मैंने अभी राम मंदिर पर एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को आरती विशेष रूप से देख लेना, ठीक है। ये अमित जी आप भी उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ से आपकी जो एलटी ड्राइंग में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे कैसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय जो अभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने जो यूसेट का पेपर जो हुआ था, जो 6 साल बाद जो पेपर का आयोजन हुआ था, जो नेट की बराबर समकक्ष उसे रखा जाता है, तो उसमें जो ये राम मंदिर का से संबंधित क्वेश्चन आए थे कि भैया राम मंदिर से संबंधित जो प्रश्न कैसे क्या बने थे, जो राम मंदिर बन रहा है तो वो किस शैली के आधार पर बन रहा है, किस शैली पर आधारित ये बन रहा है। तो जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उस मंदिर का जो निर्माण की जो शैली रही है, आपको अगर आरती आपने पढ़ा होगा, जो नागर शैली आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने गांधार शैली आपने पढ़ी थी, गांधार शैली आपको हमने पढ़ाई थी। तो गांधार शैली के आपको पता है कि मूर्तिकला के लिए स्वर्ण काल की संज्ञा जो दी गई थी, गांधार शैली को जो दी गई थी, तो जो नागर शैली में क्या क्या किया गया है, आपके जो राम मंदिर को निर्मित किया गया, याद रखिएगा। और जो इसका वास्तुकार, देखिए वास्तुकार किसे कहा जाता है, जो इसको निर्मित करता है, जो चंद्रकांता बी सोमपुरा, और साथ ही अगर मैं बात करूं तो आशीष सोमपुरा, ये रहा। इसका देखिए कभी क्वेश्चन बनेगा कि भैया कि जो ये राम मंदिर जो बन रहा है, तो ये कितने भूतल में, कितने स्तंभ इसमें बने। जैसे आपको पता है कि अशोक के शासनकाल में जिस प्रकार से स्तंभों का निर्माण किया गया था, लौरिया का बनाया गया था, और साथ ही की जो सांची के स्तूप बनाए गए थे, तो उसी के भांति तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राम मंदिर के जो भूतल है उसमें कुल कितने स्तंभों का प्रयोग किया गया है। 166 स्तंभों का प्रयोग किया गया है, और टोटल जो मंदिर में कुल कितने स्तंभों का इसमें प्रयोग किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 392 स्तंभों का इसमें प्रयोग किया गया है। उस वीडियो को तो निश्चित रूप में चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके बन सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आरती उसको नोट डाउन 100% कर लीजिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। देखिए अब अगला टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं, वो नागर शैली का नाम सुना है? बताओ, हाँ बताओ अमित जी, आपने सुना है तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, बताओ जल्दी जल्दी। सर ये नागर शैली की नागौर शैली? नागौर, सॉरी मैंने गलत लिखा, नागौर शैली। बताओ नागौर शैली क्या है? इस शैली में चलिए, ये सुरेश जी
आपको बता दूं, सुरेश जी खुद ही एक शायद मुझे लगता है ये टीचर है। अगर ये यहाँ पर नहीं बोल पा रहे हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे, ये बुरा मत मानिएगा सर। यहाँ पे जैसे अमित हो गया, आरती हो गई, बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए, ठीक है। आप एक स्वयं ड्राइंग के टीचर हो तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर मैं नागौर शैली की अगर बात करूं तो इस शैली में जिन रंगों का प्रयोग हुआ था, पहले इसको ध्यान में रखें। इसमें जो डल कलर होते हैं, डल कलर के बुझे हुए जो कलर होते हैं, ठीक है, उन कलरों का इसमें क्या गया है, प्रयोग किया गया है। किस शैली में, आपके नागौर शैली में जो बुझे हुए जो डल कलर होते हैं उनका क्या गया है, इसमें प्रयोग किया गया है। और जो ये पारदर्शी जो कपड़ा होता है, पारदर्शी कपड़े में इसमें क्या गया, चित्रांकन इसमें किया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शैली के अंदर डल कलरों में पारदर्शी कपड़े में चित्रांकन किया गया है, वो नागौर शैली है, ठीक है, राजस्थान की नागौर शैली। और देखिए इस शैली का जो उत्कृष्ट समय कौन सा माना जाता है, उत्कृष्ट चित्र कौन सा माना जाता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1720 का ठाकुर इंद्र सिंह का एक चित्र था, इस शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र, उत्कृष्ट चित्र में से एक माना जाता है। 1720 में एक चित्र बना था नागौर शैली के अंतर्गत, वो किसका चित्र था, वो आपके ठाकुर इंद्र सिंह का वो चित्र था, जो इस शैली का सर्वश्रेष्ठ या कहें उत्कृष्ट चित्रों में माना जाता है। जो नागौर विशेषकर अगर हम बात करें, जो नागौर जो शैली है, मुख्य रूप से जो सभी हों, ये नाम सुना है, ये किसे कहते हैं, सभी चित्र कहते हैं। ये आरती, मैंने इसको, हमने जब ये पढ़ा था। जी सर, बताइए। जी सर, पोर्ट्रेट ना जो हम व्यक्ति चित्रण करते हैं। बिल्कुल सही। इसमें इसको हम यह कहें, अगर आप जब मुगल काल पढ़ोगे, जब हम मुगल काल की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें सभी चित्रों का मतलब होता है कि हूबहू व्यक्ति चित्रों को करना, ठीक है, सो सेम टू सेम चित्रों को अंकन कर देना होता है। सभी चित्रों का व्यक्ति चित्रण इसे पोर्ट्रेट में ही माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या था आपके नागौर शैली में, मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो इन्हीं चित्रों का चित्रांकन इस समय में होता था, ठीक है। देखिए नागौर में कुछ चित्रकारों ने बहुत ही अधिक कुशलता के साथ, जो कहें जो अत्यधिक कुशलता के साथ एक चित्र को चित्रांकन किया था। वो चित्र कौन सा है, कभी क्वेश्चन बनता है तो वो जो चित्र था आपके वृद्ध अवस्था क्या एक चित्र बनाया गया था, वृद्धावस्था का एक चित्र बनाया गया था। वो जो चित्र बना था आपके नागौर चित्रकारों ने इसके बहुत ही शानदार तरीके से उत्कीर्ण किया गया था, बहुत बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया था, ठीक है। यहां तक समझ गए। हमने जो बात की थी राजस्थानी शैली को जो 4 भागों में जो विभाजित किया गया था, उस भागों में से हमने कहा कि भैया अलग मेवाड़ था, जयपुर था, या अलग जो हमने कहा कंपनी स्कूल। तो ये जो 4 शैलियों में हमने जो इसको विभाजित किया गया था, उन 4 शैलियों का हमने कल अध्ययन किया था। अब जो मैं कल आपके सामने जो चीज लेके आऊंगा वो आपकी मेवाड़ चित्रकला शैली आप लोगों के बीच में मैं कल लेके आऊंगा कि भैया मेवाड़ चित्रकला की अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत जो मेवाड़ शैली है उसके बारे में अगर हम पूरी जानकारी रखें ना, तो ये चित्रकला का मूल अगर हम कहें तो सबसे प्राचीन शैली के रूप में आपकी मेवाड़ शैली को हम जानते हैं। और इस शैली का जो प्रारंभिक काल रहा वो किस राजा के समय में रहा, तो वो महाराणा कुंभा के शासनकाल में ये रहा। और इसलिए जो ये महाराजा था ना, जो कुंभा को राजस्थान चित्रकला का जनक के रूप में भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थानी शैली का चित्र शैली का जो जनक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो आपको इस पर से ये ज्ञात होना चाहिए वो राजा कोई और नहीं, वो कुंभा जो राजा था, महाराणा कुंभा जो राजा था, उसको चित्रकला के जनक के रूप में जाना जाता है। ये जो राजा था वो किस शैली का था, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए ये मेवाड़ चित्रकला शैली का ये क्या था, प्रथम शासक ये रहा, ठीक है। समझ में आ गया। कल इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे हड़ौती। फिर देखिए जो है अगला टॉपिक जो हम लेंगे, जो हड़ौती चित्रकला शैली के हम बारे में बात करें तो हड़ौती शैली क्या है भैया। तो इसमें क्या होता है, जैसे बूंदी और कोटा, झालवाड़ा और साथ ही जो ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना इसकी उपशैलियों की बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये हड़ौती क्षेत्र ये कहलाया जाता है। जैसे कि आपके कोटा हो गया, बोधी हो गया और बारा का जो क्षेत्र है इसको हम हड़ौती ये कहलाई जाती थी उस टाइम पे। और इस
इस क्षेत्र में अगर हम बात करूं, हाड़ा उस समय जो राजा था, यहाँ पर हाड़ा राजपूत शासकों का इसमें संरक्षण इसमें हुआ करते था। तो बाद में धीरे धीरे करके ये जो नाम था, जो चित्र शैली के रूप में जो विकसित हुआ, हड़ौती चित्र शैली के रूप में हम इसको जानते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि हम इसकी उपशैलियों के बारे में बात करें, कोटा शैली हो गया, बूदी शैली हो गया, अलग अलग झाड़ वाला शैली, तो हम कल इस शैली को हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि आप YouTube के माध्यम से जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।